नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम समय में दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात करने वाले हैं और दिल्ली सल्तनत से वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 राजवंशों ने शासन किया है। कितने? 5 राजवंशों ने शासन किया है। वो 5 राजवंश हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश एवं सैयद वंश एवं लोदी वंश। इन 5 राजवंशों ने शासन किया है और इन्हीं राजवंशों ने इस दिल्ली सल्तनत की नींव भी रखी थी। और दिल्ली सल्तनत में जैसे जो पहला जो राजवंश है जिसे कहते हैं गुलाम वंश। क्या कहते हैं? गुलाम वंश। और दूसरा जो वंश है उसे क्या कहते हैं? खिलजी वंश। क्या कहते हैं? खिलजी वंश। और तीसरे का नाम क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश। और चौथे का नाम है जिसे कहते हैं सैयद वंश। सैयद वंश। और पांचवें का नाम क्या है? लोदी वंश। क्योंकि इससे पहले का जो समय है उसे क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। और इसे क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला राजवंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। दोस्तों, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर टाइम को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। किसको? टाइम को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसका कब समय रहा है। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1206 से 1290। कितना? 1206 से 1290। और दूसरा जो वंश है उसने 1290 से कितना? 1290 से 1320 तक शासन किया। कितना? 1320 तक शासन किया है। तीसरा जो वंश है उसे कहते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से कितना? 1320 से 1414 तक शासन किया है। और चौथा जो राजवंश है उसे कहते हैं सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। कितना तक? 1451 तक शासन किया। और पांचवा जो है लोदी वंश, उसने 1451 से 1526 तक शासन किया है। 1526 में लोदी वंश का अंतिम शासक जो होता है उसने इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने एक नया राजवंश स्थापित किया था जिसे कहते हैं मुगल राजवंश की स्थापना की। तो हमने देखा कि इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया है। सबसे पहली बात तो हमने देखा इनके नाम को लेकर। दूसरी चीज आपसे यहां पर पूछी जा सकती है कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया था और सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था। तो हम यहां पर देख रहे हैं कितने? लगभग 84 साल। कितना? लगभग 84 वर्ष शासन किया है। इसने कितने वर्ष किया है? 30 वर्ष इसने शासन किया है। और इसने कितने किए हैं? लगभग 34 वर्ष। कितने? लगभग 34 वर्ष। और यहां पर आप देख रहे हैं लगभग 37 वर्ष। कितने? लगभग 37 वर्ष। और यहां पर आप देखेंगे लगभग 77 वर्ष। कितने? 77 वर्ष शासन किए हैं। पहले तो अगर हम इस डेट को याद रखते हैं तो हमें कम और ज्यादा को टाइम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसको भी नहीं याद रखना है तो आप रखेंगे कि सबसे ज्यादा समय तक किस व्यक्ति ने शासन किया था। सॉरी, ये कितना होगा? 94 वर्ष होगा। कितना? 94 वर्ष। तो इसमें आपको कौन सा सबसे ज्यादा दिख रहा है? सबसे ज्यादा कौन है? तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। और अगर आप इसमें सबसे कम देखें तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन था? खिलजी राजवंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। तो हमने देखा सबसे ज्यादा समय तक किसने किया था? तुगलक वंश ने। और सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? खिलजी वंश ने भारत पे या दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। अब हमने ये देख लिया कि इन्होंने कब शासन किया, क्या किया, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब यहां पर देखना है कि इस राजवंश के संस्थापक कौन रहे हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में बार बार ये सारी चीजें पूछी जाती है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। इस तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखेंगे गुलाम वंश का जो संस्थापक है क्या है, यहां पर देखते हैं संस्थापक। और संस्थापक जो है गुलाम वंश का, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक।
और दूसरा जो राजवंश है जिसे क्या कहते हैं, खिलजी राजवंश। क्या कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। इसने जलालुद्दीन खिलजी, इसने कब शासन किया है, 1290 से 96 तक इसने शासन किया है। और इसका जो शासन है वो 1206 से कितना है, 1210 तक है, उसने शासन किया है। और ये क्या है, संस्थापक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी आपको मिल सकता है। दूसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक जिसे क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक कौन है, तुगलक वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। क्या है, खिज्र खां, खिज्र खां। नेक्स्ट जो क्लास है, जो डिवीजन है, वो लोदी है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल लोदी। तो हमने देखा राजवंश देखे, राजवंश के संस्थापक देखे। अब आज हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। किसकी, गुलाम वंश की बात करने वाले हैं। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपसे बन सकती है। पहली बात तो ये याद रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत जो था इसे क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। लेकिन दोस्तों आपसे वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है, क्या पूछता है, वास्तविक संस्थापक पूछता है, तो इसका उत्तर बदल जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाकर शासन किया था। कहां शासन किया था, लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया था। होगा क्या, 1192, क्या है, 1192 में एक घटना घटती है जिसे किस नाम से जानते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुर्कों के लिए या इस्लाम के लिए दिल्ली का दरवाजा कब खुला था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, 1192 में लड़ा गया था। उसी समय उनके दरवाजे खुल गए थे। जब ये जीतता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से, तो दिल्ली का इक्तादार, क्या है, दिल्ली का इक्तादार। पहले तो हम देख लेते हैं इक्तादार क्या होता है। बेटा जो ये मान लीजिए पूरा संपूर्ण भारत है, क्या मान लिया हमने, ये संपूर्ण भारत है। तो संपूर्ण भारत भी भागों में बटा है, क्या है, भागों में बटा है। और भागों में बटे होने पर यहां पर कौन नियुक्त है, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, यहां पर क्या है, प्रतिनिधि के रूप में कौन नियुक्त है, मुख्यमंत्री। कौन है, मुख्यमंत्री नियुक्त है। उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत या फिर तुर्क जो साम्राज्य था वो बड़ा था, तो वहां पर क्या नियुक्त होते थे, इक्तादार नियुक्त होते थे। क्या होते थे, इक्तादार नियुक्त होते थे। इक्तादार का कार्य था कि वहां पर क्या करेगा, वो राजस्व की वसूली करेगा। क्या करेगा, राजस्व की वसूली करेगा। और राजस्व में वो जितना धन मिला है वो अपने खर्चे में प्रयोग करेगा। और खर्चे में बचा हुआ, खर्चे के अतिरिक्त जो बचा हुआ धन था वो कहां भेजेगा, केंद्रीय कोष, या आधुनिक समय में आप समझ सकते हैं केंद्रीय सरकार के पास उसे भेजना होता था। यह कार्य होता था इक्तादार। इक्तादार होता था। यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी के गुलाम को ने किसकी स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत में इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 में। कब होती है, 1206 में। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, इसके और भी प्रतिद्वंदी होते हैं। एक का नाम होता है नसरुद्दीन कुबाचा और दूसरे का नाम होता है यलदौद। ये दोनों इनके प्रतिद्वंदी होंगे। प्रतिद्वंदी क्यों होंगे, जैसे आप देखते हैं, आप भी अगर उसी पार्टी से हैं और दूसरा भी उसी पार्टी से है और दोनों का पद समान है, क्या है, दोनों का पद समान है। अगर आप किसी को महत्व देते हैं, क्या है, मतलब कि मान लो सरकार में जो है
उसने किसी अतिरिक्त को महत्व दिया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो कुछ समय तक तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब उससे प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया क्यों होगी? वो कहेगा अगर तुम उस पद पे बैठ सकते हो तो मैं भी तो बैठ सकता हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही तो था। इसीलिए क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर को बनाता है। तो हमने देखा कि क्या क्या चीजें रही। तो इन्होंने क्या किया है? लाहौर से शासन किया है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया है। और इन्होंने कभी भी क्या है, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। किसकी उपाधि नहीं धारण की थी? सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। इसने किस नाम से उपाधि धारण की थी? लाख बख्श। किस नाम से? लाख बख्श। दूसरी इसकी क्या उपाधि थी? कुरान खां। कुरान खां। दूसरी थी इसकी, तीसरी थी मलिक। और चौथी थी सिपाह सलार। क्या थी? चौथी थी इसकी सिपाह सलार। इन सब उपाधियों से उसने क्या किया था? शासन किया था। सिपाह सलार इन नामों से उन्होंने किसने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। इसे लाख बख्श क्यों कहते हैं? कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा दयालु आदमी था। क्या था? बड़ा दयालु व्यक्ति था। वो क्या करता था? लोगों को लाखों में दान दिया करता था। इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, इसे कुरान खां क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही कुरान को सुरीले सुरों में गाया करता था, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कुरान खां के नाम से जानते हैं। तीसरा जो नाम है, इसे मलिक और सिपा सलार की उपाधि किससे मिली थी? मोहम्मद गौरी से मिली थी। इन्हीं सब उपाधियों से उसने क्या किया था? शासन किया था। और अपने को खुद से कभी स्वतंत्र घोषित नहीं किया था, जबकि इनके किसके? मोहम्मद गौरी के रिलेटिव ने दास्ता से मुक्ति इन्हें 1208 में दे दी थी। कब दी थी? 1208 में इन्हें दास्ता से मुक्ति इनके मोहम्मद गौरी के रिलेटिव ने दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी, तो वो टाइम होगा 1208, जब इन्हें क्या मिल गई थी? दास्ता से मुक्ति। तो हमने देखा इन सब चीजों के बारे में। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। किसको देखते हैं? निर्माण कार्य को हम देखते हैं। निर्माण कार्य में आप देखेंगे तो इसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसका? कुतुब मीनार। दूसरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तीसरा क्या है? किसने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। किन किन का निर्माण का? कुतुब मीनार, कुव्वत इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। पहले तो हम देख लेते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार का जो वास्तविक संरचना थी वो उन्हें बनाती थी 4 मंजिल की। कितनी? 4 मंजिल की बनानी थी। और कुतुबुद्दीन ने चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में किसको बनवाना शुरू किया था? कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। लेकिन होता क्या है, जब कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनती है, उसी दौरान, उसी के वक्त क्या हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या करवाता है? इन 5 मंजिल, क्या है ये 4 मंजिल जो होगी, उन 4 मंजिलों में पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले का निर्माण करवाया। जब इसकी बची हुई इमारत को निर्माण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। और उसके पश्चात क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक। क्या है? तुगलक वंश का शासक है। फिरोज शाह तुगलक के समय इस मंजिल पे क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है। बिजली गिर जाने के कारण ये मंजिल टूट जाती है। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक, क्या है? फिरोज शाह तुगलक 2 और मंजिलों का निर्माण करवा देता है। तो इससे क्या है? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक जुड़े हुए हैं। तो इस निर्माण में हमने क्या देखा कि 3 लोग जुड़े हैं। और वास्तविक कितना था? 4 था, लेकिन अभी मूल रूप में कितने हैं? 5 मंजिल की वह इमारत है। नेक्स्ट आप देखेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ऐसा बताया जाता है भारत में निर्मित इस्लाम की पहली मस्जिद कौन थी?
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी अजमेर, कहाँ? अजमेर क्या आया था? सैन्य अभियान के लिए आया था। वो एक संस्कृत विद्यालय में 2.5 दिनों तक रुका था। कितने दिनों तक रुका था? 2.5 दिनों तक रुका था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की स्मृति में किसका निर्माण करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये रही मूल चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आप ध्यान रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए, किसकी? चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। किसकी? चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक था जिसकी चौगान खेलते हुए या फिर आधुनिक पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों अब और आगे हम चीजों को बात करते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें और चाहिए, मतलब कि हम क्या करेंगे, बाद में आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, कैसे भी। अब हम और बात कर लेते हैं और शासकों की दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में हम किसकी बात कर रहे हैं? गुलाम वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का होता है आराम शाह। आराम शाह बिल्कुल आराम परस्त व्यक्ति था। तो आराम परस्त व्यक्ति होगा तो इसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने करके दिल्ली सल्तनत की वास्तविक नींव रखी थी। तो इसके बाद कौन आया है? आराम शाह। कौन आया है? आराम शाह। आराम शाह को मारकर कौन बना शासक? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अब दूसरे नंबर पर इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। कहां बनाई थी? लाहौर। इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया था, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका जो समय है 1210, क्या है? 1210/11। ये दोनों डेट मिल जाती हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये कब तक शासन किया था? 36 तक इसने शासन किया था। इल्तुतमिश को क्या है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि गौरी का गुलाम क्या है? गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक था। कौन था? ऐबक था। और ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश का गुलाम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले दास्ता से मुक्ति किसको मिली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि खोखरों ने 1206 में विरोध किया था। कितना? 1206 में खोखर जानती थी। क्या थी? खोखर जनजाति थी, उसने क्या किया था? विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था? मोहम्मद गौरी गए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक गए थे। लेकिन मोहम्मद गौरी वहां पर पराजित होता प्रतीत हो रहा था। तभी एंट्री होती है हीरो की। हीरो कौन था? इल्तुतमिश। उसकी जब एंट्री होती है तो उसी एंट्री में क्या कर देता है? वो खोखरों को पराजित कर देता है। तो मोहम्मद गौरी यह आदेश देता है कि तुम क्या करो? उसे दास्ता से मुक्त कर दो। तो 1206 में ही क्या है? 1206 में ही इल्तुतमिश को क्या मिल जाती है? दास्ता से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इसे माना जाता है कि ऐबक से पहले इसे दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। तो होगा क्या? ये गुलाम था। और गुलाम के साथ क्या होगा कि इल्तुतमिश का विवाह किसके साथ होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री के साथ होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का, कहाँ का? बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का सूबेदार था। और उस समय बदायूं कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां का सूबेदार था जो सबसे बड़ी एकता मानी जा सकती थी, या फिर उस समय सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता था? बदायूं से मिलता था। जैसे अगर आधुनिक समय की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश कौन मान लिया जाता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा
जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलती है। क्यों? आप देखेंगे लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा में भी सीटें ज़्यादा हैं। जब हमारा ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा उत्तर प्रदेश में तो वो उनका ज़्यादा दबाव भी होगा, इसलिए यहाँ पर बदायूं में इन्होंने ढेर सारा ये सारी चीज़ें देखी और यहाँ पर किसको नियुक्त कर दिया? बदायूं में इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया। और ध्यान रखना, कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश क्या थे? पहले तो सहयोगी रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इल्तुतमिश को कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से की पुत्री से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है और एटलीस्ट इनका विवाह कर दिया जाता है। अब हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में हमें क्या क्या जानना है। यहीं पर एक चीज और याद रखना है कि तराइन का तृतीय युद्ध, क्या पूछा गया है? तराइन का तृतीय युद्ध, ये कब हुआ था? 1215 में। ये क्वेश्चन पूछा गया, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। ये भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यह कार्य किया था। तो हमने देखा ये सारी चीजें। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और सुल्तान की उपाधि से बगदाद की खलीफा, क्या है? बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने दी थी। किसने? अल मुंतसिर बिल्लाह ने दी थी। बिल्लाह ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? सुल्तान की उपाधि अल मुंतसिर बिल्लाह ने इसकी उपाधि दी थी। और इसको सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दिल्ली सल्तनत में किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने धारण की थी। और दूसरी चीज इसमें पूछा जाता है, तांबे का वो टंका और जीतल नामक शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो वो भी चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो टंका और जीतल, टंका और जीतल, जीतल नामक सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे, जो क्या थे? शुद्ध अरबी सिक्के थे। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और होगा क्या? ये भी पहले क्या था? गुलाम था। और इसने अपनी सुरक्षा के लिए किसका गठन किया था? तुर्कान ए चहलगानी का। किसका? तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण करवाया था, निर्माण किया था। ये क्या था? एक गुट था जिसमें 40 तुर्क अमीर हुआ करते थे, जो क्या करते थे? एक दूसरे मतलब कि इल्तुतमिश की सुरक्षा का कार्य करते थे। जैसे कमांडो टाइप के नहीं होते, वही कार्य क्या कर रहे थे? तुर्कान ए चहलगानी। और इसमें सदस्य कितने थे? 40 थे। ये कार्य कौन कर रहा था? किसके समय गठन किया गया? इल्तुतमिश के समय में यह कार्य किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों लगभग यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इल्तुतमिश की पुत्री, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान सबसे इंपॉर्टेंट फिर बन जाती है, मतलब कि पहले ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर कौन बनता है? रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत, क्या है? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है। कौन है? पहली महिला शासिका है। और उसने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। और इसने 4 वर्षों तक शासन किया। कितने? 1236 से 40 तक इसने शासन किया। लेकिन क्या होता है? अमीरों ने इस चीज का विरोध किया। जैसे कि महिलाओं को, क्या है? महिला को इस्लाम में शासन करने की कोई अनुमति नहीं होती थी। इसलिए तुर्क सरदार, जबकि उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? इल्तुतमिश ने रजिया को ही नियुक्त किया था। लेकिन उसकी मां, सौतेली मां शाह तुर्कान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। फिर क्या होता है कि जुम्मे की नमाज के दौरान वो क्या करती है? अपना विरोध, कौन? रजिया सुल्तान विरोध प्रदर्शित करती है। और अंततः क्या है? अंततः इस विरोध के फलस्वरूप दिल्ली की जनता ने पहली बार सुल्तान या फिर शासक बनाने में अपनी भूमिका निभाई। और किसको शासक बना दिया? रजिया सुल्तान को शासक बना दिया। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका मानी जाती है। कौन मानी जाती है? पहली महिला शासिका मानी जाती है। तो हम किसको लिखेंगे इल्तुतमिश के बाद? रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान जो बहुत ही, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1236 से 40। दूसरी चीज यहां पर इसने क्या की? उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी।
उपाधि धारण की। और तीसरी चीज, यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासकीय थी। अब इसमें लिख लीजिएगा, यह पहला अवसर था जिसमें दिल्ली की जनता ने शासक को चुनने में अपनी भूमिका निभाई थी। ये चीज ये भी समझ सकते हैं सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि जैसे कोई इलेक्शन टाइप करना, तो इलेक्शन में क्या होता है, हम वोट डालते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था, वोट तो होता नहीं था या इलेक्शन तो होता नहीं था, तो हम क्या करते थे, किसी को अगर हम सर्वसम्मति से क्या कहते कि नहीं यही शासक बनना चाहिए, तो वही शासक बन जाया करता था। तो इस तरीके से शासक बनने वाली व्यक्ति कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि ये सारी चीजें रहीं। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में एक और इंपॉर्टेंट शासक का नाम, जिसका नाम है बलबन। क्या है? बलबन। और बलबन सबसे पहले इल्तुतमिश के तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य था। किसका सदस्य था? तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य था। किसका सदस्य था? तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य था। और ये क्या बन गया था? 1266 से, कितना? 1266 से 86 तक शासक रहा। कब तक रहा? 86 तक शासक रहा। इसने बलबन भी क्या है? इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था, जिसने आगे चल के सत्ता को प्राप्त की थी। बलबन ने क्या हुआ है, इल्तुतमिश के पश्चात क्या है, इल्तुतमिश के पश्चात राजपद जो था, क्या है, राजपद की जो प्रतिष्ठा थी वो धीरे धीरे कम होती गई थी, क्योंकि रजिया के बाद कोई जो उत्तराधिकारी हुए, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, ये जो लोग हुए उनमें उतना योग्यता नहीं थी या फिर उतनी कुशलता नहीं थी, इसलिए राजपद की जो गरिमा थी वो कम होती गई थी। तो बलबन ने इस पद को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश की। किससे जोड़ने की? ईश्वर से जोड़ने की कोशिश। मतलब कि मैं जो हूं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। किसको? तुमको मेरी बात को मानना होगा। ऐसी प्रथा लाने वाला व्यक्ति कौन था? बलबन था। वो अपने आप को क्या कहता है? मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। किसको? ईश्वर का प्रतिनिधि। और जानते हो दोस्तों, किसने क्या किया? और चीजों को लागू करने के लिए इसने रक्त और लौह की नींद नापी। किसकी? रक्त और लौह की नींद। पूछा जाता है रक्त और लौह की नींद किसकी थी? तो बलबन की ही थी। बलबन की ही थी। और इसके द्वारा लोगों को दबाने का कार्य किया। और जो अमीर वर्ग था उनको दबाने के लिए उसने क्या किया था? सिजदा और पैबोस। किसको? सिजदा और पैबोस नामक दो प्रथाएं चलाई। सिजदा का मतलब यह होता है कि जो शासक है उसके सामने आपको क्या करना है? झुकना है। पैबोस का मतलब था झुकने के पश्चात क्या करना है? उसके पैरों को चूमना है। तो सिजदा और पैबोस प्रथा को चलाए अमीर वर्ग को, मतलब कि अपने कंट्रोल में रखने के लिए। नेक्स्ट, ये कैसी प्रथा थी? ईरानी प्रथा थी। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि आपसे पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव मनाना किसने शुरू किया था? क्या पूछा जाता है? नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो नवरोज उत्सव शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? बलबन को दिया जाता है। ये ईरानी त्योहार है। कैसा त्योहार है? ये ईरानी त्योहार है। और इसको चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्या करेगा कि देखेगा कि मैं तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य था और मैं क्या बन गया हूं? शासक बन गया हूं। तो उसने क्या कर दिया था? तुर्कान-ए-चहलगानी पद को ही समाप्त कर देता है। क्या है? तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन को ही दिया जाता है। और आपसे दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि सिजदा और पैबोस को समाप्त किसने किया था? तो इसको शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने इसे समाप्त किया था। और नवरोज उत्सव को समाप्त करने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। किसको?
जेब को जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश में लगभग यही तीनों के नाम से शासक क्वेश्चन बनते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक से बनता है, दूसरा इल्तुतमिश से बनता है, तीसरा रजिया से और चौथा बलबन से क्वेश्चन बनता है। इसलिए मुझे जो क्वेश्चन आए हुए थे मैंने उस क्वेश्चन को लेकर और मुझे जो संभावना लगी कि आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने उन क्वेश्चनों की बात की। तो दोस्तों मैं ऐसी ही छोटी छोटी कुछ कम समय की कुछ वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जो कि आपको मिसलेनियस टाइप की होंगी। बाकी जो सीक्वेंस है मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।